हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है जीनी मेक अ विश। ड्रामा की शुरुआत में हम जीनी के ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्हें गॉड ने एंजल के एक दिन बाद यानी कि थर्सडे को बनाया था। और क्योंकि जीनीज के पास बहुत सारी पावर्स और स्ट्रेंथ थी तो उनका नेचर काफी एरोगेंट हुआ करता था। यहाँ तक कि एक टाइम पर वो गॉड की पोजीशन भी लेना चाहते थे। इसकी वजह से जीनी और एंजल के बीच में 300 सालों तक एक बैटल चलती रही है। पर उन जीनीज में से कुछ जीनी ऐसे भी थे जिन्हें बैटल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसीलिए वो बैटल से बचने के लिए हमेशा के लिए लैंप में बंद हो गए। और जब बैटल खत्म हुई तो गॉड ने जीनीज को रिप्लेस करने के लिए एक नया क्रिएचर बनाया, वो था इंसान। यानी कि अब इतने सालों बाद जीनीज की जगह ले ली थी ह्यूमंस ने। और गॉड चाहते थे कि जितने भी जीनीज और एंजल्स होंगे उन्हें ह्यूमंस के सामने झुकना होगा, जो कि सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक जीनी ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल में फेंक दिया। तब उस जीनी ने गॉड से रिक्वेस्ट करी कि वो ये चीज़ गॉड को प्रूव करके ही रहेगा कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा बेकार और सेल्फिश क्रिएचर हैं, तभी वो अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर गॉड ने उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन उन्होंने भी उसे एक चैलेंज दे दिया। और वो ये था कि जीनी को अगर एक भी प्योर सोल वर्ल्ड में मिल गई, यानी कि उसे कोई एक भी ह्यूमन मिल गया जो कि बिल्कुल भी सेल्फिश ना हो, तो गॉड उसे हेल से भी बड़ी पनिशमेंट देगा। यहीं से शुरुआत हुई जीनी की सर्चिंग की, जहाँ वो अलग अलग लैम्प्स, जार्स और रिंग में जाता। जो लोग उसे आज़ाद करते उसकी 3 विशेस को पूरी करता। पर जीनी को जो भी मास्टर मिलता वो हमेशा अपने लिए विश मांगता था, जिससे कि जीनी गॉड को गलत साबित करने में कामयाब होता जा रहा था। लेकिन फिर एक बार उसे एक छोटी बच्ची मिल गई जिसने अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में भी खुद की बजाय दूसरों के लिए विश मांगी, यानी कि वो एक प्योर सोल थी। इसलिए गॉड ने उस जीनी को पनिशमेंट दी और वो बहुत सालों तक एक लैंप के अंदर डेजर्ट में कैद रहा। लेकिन तब भी उसने ह्यूमंस के सामने झुकना मंजूर नहीं किया और उसने बस वेट किया कि कभी तो कोई सेल्फिश ह्यूमन उसे जरूर ढूंढेगा और वो वापस से इस दुनिया में आ जाएगा। जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा वो ह्यूमंस को सेल्फिश प्रूफ करता रहेगा और उन्हें मारकर उन्हें सजा भी देगा। और इस जीनी का नाम था इब्लिस, जिसका मतलब शैतान या फिर इविल होता है। यहीं से अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम अपनी फीमेल लीड कायुंग नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसके इमोशंस बिल्कुल ही लाइफलेस हैं। कायुंग एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो हमेशा की तरह उसी सीट पर बैठकर अपना वही सेम मील ऑर्डर करती है, जैसे कि ये उसका कोई रिचुअल हो। तभी अचानक वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर, जो कि उसकी मॉम भी है, वो गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है कि अब बस भी करो, तुम हमेशा यहाँ पर इसी दिन आती हो। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कायोंग की मॉम ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और उसे उसकी ग्रैंडमा ने बड़ा किया है। उसकी मॉम आंटी के हाथों कायोंग के लिए पैसे भिजवाती थी ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन ग्रैंडमा गुस्से में उन सभी पैसों को गार्डन के अंदर दफना कर उस पर मिर्ची का पौधा लगा देती थी। प्रेजेंट में अब कायोंग की मॉम उसके हाथों पर वाउंड्स को नोटिस करती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब कायोंग कहती है कि उसका काम ही ऐसा है जहाँ पर उसे रोज इंजरी होती है। तो मदर बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारे लिए काफी पैसे भेजे थे ना, अगर तुम काम भी ना करो तब भी जिंदगी आसानी से बता सकती हो। तब कायोंग बोलती है कि वो पैसे तो कब की डोनेट कर दिए गए हैं और आज मेरी जो भी लाइफस्टाइल है वो सब मैंने खुद अपने पैसों से बनाया है। और 20 साल बाद मुझसे मिलने पर आप पूछेंगे भी नहीं कि आपकी बेटी क्या काम करती है। ग्रैंडमा ने मुझे बताया है कि ह्यूमंस को हमेशा काइंड रहना चाहिए, पर ये चीज आपने मुझे कभी सिखाने का ट्राई नहीं किया। जिसके बाद हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा कायोंग की टीचर से बात कर रही थी, जहाँ पर टीचर बताती है कि कायोंग बाकी बच्चों से बहुत ही अलग है और उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो बार बार फ्रॉग को डिसेक्ट करने के लिए मांग रही होती है, जबकि उनकी वो क्लास 2 महीने पहले हुई थी। ग्रैंडमा ये सुनकर उसके लिए एक फ्रॉग लेकर आती है, लेकिन जब कायोंग उसे डिसेक्ट करने लग जाती है तब ग्रैंडमा खुद उसके हाथ पर भी एक कट लगा देती है और उसे इमोशन समझाने की कोशिश करती है कि जिस तरीके से उसे अभी दर्द हो रहा है वैसे भी इस मेंढक को भी दर्द होता है, लेकिन वो ये चीज उसे बोल नहीं पाता। और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें भी दर्द हो तो दूसरों को भी दर्द मत दो। लेकिन कायोंग कंट्रोल लूज कर देती है और ग्रैंडमा का गला दबा देती है, पर ग्रैंडमा हार नहीं मानती और फाइट बैक करती है। वो उसे बोलती है कि ये हमारा रूल है और हम इन रूल्स पर ही जिएंगे, जहाँ पर भले ही वो इमोशंस को फील ना कर पाती हो लेकिन फिर भी उसे एक्शन का रिएक्शन तो समझ में आता ही है। तायुंग बोलती है कि ग्रैंडमा ने मुझे वो सब कुछ सिखाया है जो कि आपने कभी सिखाने की कोशिश ही नहीं की। वो मेरी वजह से चुप चुप कर काफी बार रोई भी है, लेकिन अगर वो आपकी वजह से एक बार भी रोई ना तो मैं आपका गला तब तक दबाऊंगी जब तक आपके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना रहे।
इतने सालों से मैं यहाँ पर सिर्फ यही बोलने के लिए आ रही थी, और इस बार जब मेरी आपसे मुलाकात हो गई है तो अब मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और उसकी माँ उसे देखती रह जाती है। होटल जाकर वो अपने लिए दुबई का टूर बुक करती हैं, और अगले दिन जब वो डेजर्ट में घूम रही थी तब वहाँ पर गाइड बताता है कि यहाँ पर सैंडस्टॉर्म आ रहा है, और कहा जाता है कि यहाँ पर कोई चीनी डांस करता है, इसीलिए इस तरह से रेत उड़ रही है। अब जब वो ग्रुप वहाँ से चला जाता है तो कायोंग अकेले ही डेजर्ट में घूमने लग जाती है। उसकी फ्रेंड का उसे मैसेज आता है जो कि उसकी ट्रिप के बारे में पूछ रही थी, तो वो गुस्से में उसे बताने लग जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे अपने आप को शांत करने के लिए घड़ी की टिक टिक सुनने को बोलती है। कायम जब ऐसा कर रही थी तभी अचानक से वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है, जो कि एक लैंप होता है। गुस्से में वो उसे पीटने लग जाती है, ये समझकर जैसे कि वो अपनी मॉम को पीट रही हो और उन पर सारा गुस्सा निकाल रही हो। लेकिन उसके इस तरह से लैंप को हिलाने की वजह से हमारा जीनी उसके सामने आ जाता है, जिसका नाम इब्लिस है। उसके अजीब अपीयरेंस को देखकर भी कायम कोई रिएक्शन नहीं देती और सीधा उससे पूछ लेती है कि कौन हो तुम, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। चीनी अब उसके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बालों में ही फंस कर गिर जाता है और कायोंग उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही कायोंग अपने होटल रूम में पहुंचती है तो वहां पर उसे वापस से जीनी मिल जाता है, जिसने कि पूरे रूम के अंदर अपने लंबे बाल बिछाए हुए थे। कायोंग उससे पूछते हैं कि तुम मेरे रूम तक कैसे पहुंचे, तो बोलता है कि अब तुम मेरी मास्टर हो और मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कायोंग के ना चाहते हुए भी उसे अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे 983 ईयर्स पहले एक छोटी बच्ची ने उसे अपनी प्योर सोल की वजह से लैम्प के अंदर बंद कर दिया था, और उसका जो साथी था शायद वो उसे बाहर से पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन देता रहता था कि कैसे दुनिया चेंज हो रही है। फिर 900 साल बाद उसने गॉड से एक चांस मांगा और रिक्वेस्ट की कि वो बस एक बार और किसी ह्यूमन से मिलना चाहता है और उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, क्योंकि उसने इतने लोगों को करप्ट करके हेल में भेजा था, तो वो बस एक बच्ची की वजह से गॉड से नहीं हार सकता था। और इस बीच में उसे ये भी पता चला कि वो बच्ची इन सालों में अपनी हर लाइफ के बाद रीइंकार्नेट होगी, यानी कि उसका भी पुनर्जन्म होगा। तो गॉड ने इब्लिस की रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी और उसे कहा कि अगर इस बार बाहर निकलने पर इब्लिस को वही लड़की मिली जिसे वो करप्ट करके हेल भेज पाया तो वो जीत जाएगा और वो फ्री जीनी बन जाएगा। लेकिन अगर वो लड़की अपनी हर लाइफ में एक प्योर सोल निकली तो गॉड इब्लिस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तब से इब्लिस का साथी सैयद उसे इतने सालों से ढूंढने में लगा हुआ था, और हर बार उसे वो लड़की अलग अलग लाइफ में मिल भी रही थी, पर वो इब्लिस तक पहुंचने से पहले ही किसी न किसी वजह से मारी जाती। लेकिन अब इस लाइफ में कायोंग उसे मिल चुकी थी और उसने उसे आजाद कर दिया था, वही 983 ईयर्स पहले वाली लड़की जिसने कि उसे लैम्प के अंदर बंद करवाया था। अब वो उसे अपनी 3 विशेष मांगने के लिए बोलता है, जिसमें वो किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता था और ना ही उसे फ्यूचर में भेज सकता था। वो चाहता था कि कायोंग जल्दी से अपने विश मांगे ताकि वो ये साबित कर दे कि ह्यूमंस कितने करप्ट होते हैं और फिर वो आज़ाद हो जाए। लेकिन कायोंग को उसकी सारी बातें बकवास लग रही थी, वो उसे इग्नोर करना चाहती थी, पर इब्लिस हर जगह उसके साथ ही चल रहा था। जब वो मार्केट में भी होती है तब भी वो उसे इतना इरिटेट कर देता है कि कायोंग उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जब कायोंग को रियलाइज होता है कि सिर्फ वही जीनी को देख सकती है और बाकी लोग उसे ऐसे बात करते हुए पागल समझ रहे हैं, तो वो गुस्से में उस लैम्प को समुद्र में फेंक देती है। लेकिन जीनी फिर से वापस आ जाता है। वो उस लैम्प को बेचने का भी ट्राई करती है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, यानी कि वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक वो अपनी विशेष नहीं मांग लेती। अब कायोंग को एक अलग आइडिया आता है और वो अपनी फ्रेंड की बातों को याद करके उसकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि अगर वो चीनी है तो वो उड़ना भी जानता होगा ना। तब इब्लिस उसे हवा में उड़ाकर पूरे दुबई की सैर करवाता है और फिर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है, जिससे कायोंग काफी खुश हो जाती है। अब जीनी को भी लगता है कि वो खुश होकर उससे अपनी 3 विशेष मांग लेगी, लेकिन कायोंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लेकिन इब्लिस वापस से उड़कर आ जाता है, वो भी अपने डार्क फॉर्म में। वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी इस लाइफ में कायोंग सबसे अलग है, क्योंकि वो इब्लिस को धक्का देते वक्त कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी। और अभी भी जब उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए विश करनी चाहिए तब भी वो सिर्फ उसे देख रही थी और विश नहीं मांग रही थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि 3 विशेष पूरी होने के बाद इब्लिस उसे वैसे भी मार डालेगा। इसीलिए वो उसे बोलती है कि अभी मार डालो। और पहली बार मुझे इतना थ्रिल महसूस हो रहा है, मैं अपने दिल को धड़कते हुए महसूस कर पा रही हूँ। जीनी उसका ये एक्सप्रेशन देखकर शॉक हो जाता है और वो उसका रिवेंज फेस देखकर और जोर जोर से हंसने लगती है। अब इब्लिस गुस्से में उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर कायोंग के फेस पर जरा सा भी डर नहीं था, इसीलिए इब्लिस उसे बचा लेता है।
और कहता है कि अब तो उसे कंफर्म हो चुका है कि कायुंग वही लड़की है जिसने इतने सालों पहले उसे लैब में बंद किया था। लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब वो सैड होकर सोचने लग जाता है कि क्या इंसान इतने करप्ट हो चुके हैं कि उन्हें शैतान की जरूरत ही नहीं है। तभी उसे सड़क पर अपना साथी साइड मिल जाता है, जो कि एक जैगुआर बनकर किसी रिच शेख के साथ घूम रहा था। और वो अपने मास्टर को इतने सालों बाद देखकर उसे मिलने के लिए चला जाता है। इब्लिस उसे बताता है कि उसे नया मास्टर मिल चुका है, लेकिन उसने अभी तक एक भी विश नहीं मांगी। दूसरी तरफ कायोंग भी वापस से कोरिया जाने के लिए निकल जाती है और उसने लैम्प को भी दुबई में ही छोड़ दिया था। लेकिन जब वो प्लेन में बैठती है तो इब्लिस वहां पर भी आ जाता है और उसका डिनर भी खा लेता है, जिसकी इस हरकत से कायोंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। अगले दिन अब कायोंग अपने घर पहुंचती है तो वहां पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। उसे देखकर वो लोग शॉक भी रह जाते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं आई थी। इब्लिस भी एक ह्यूमन बनकर उसके साथ में आ गया था। ये चीज रियलाइज करने पर कायोंग खुद भी शॉक हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा की फ्रेंड्स बोलने लग जाती हैं कि जरूर कायोंग ने दुबई में अपने लिए एक हस्बैंड भी ढूंढ लिया, जिसे लेकर वो कोरिया आ गई है। पर कायोंग बताती है कि वो तो बस उसके साथ दुबई में रूम शेयर करती थी। फिर कायोंग उसे लेकर गैरेज में जाती है और समझाने लग जाती है कि उसे ग्रैंडमा के सामने नहीं आना है और ना ही कोई मैजिक यूज करना है। अगर उसने ऐसा किया और उसे गुस्सा दिलाया तो वो उसे मार डालेगी। वो गुस्से में एक एक्स भी उठा लेती है, पर तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती है, जो कि इब्लिस को देख नहीं पा रही थी। इस वजह से वो समझती है कि जरूर कायोंग को वापस से अटैक्स आ रहे हैं और उसे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो उसे अपनी वॉच की टिक टिक सुनने के लिए कहती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बचपन में कायोंग की मॉम अपनी पूरी फैमिली के साथ उसे ग्रैंडमा के पास छोड़कर चली गई थी, तब ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि उसकी मॉम और फैमिली वापस नहीं आने वाले। कायोंग ये सुनकर रोने लग जाती है और गुस्सा भी करती है कि ऐसा क्यों, उसने तो सिर्फ मॉम के पैरट को ही मारा था। तब ग्रैंडमा उसे घड़ी की टिक टिक सुनकर खुद को शांत करना सिखाती हैं। फिर वो उसके शूज में पत्थर डालकर भी उसे चलना सिखाती हैं, ताकि वो डिस्कम्फर्ट सीखे और दूसरों को हर्ट ना करे। तब योंग कंप्लेन करती है कि ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बोलती हैं और उसे उनसे छुटकारा चाहिए। तब ग्रैंडमा बोलती है कि वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब ले ले और अलग रहने लग जाए। इसीलिए कायोंग नॉन स्टॉप पढ़ाई करती है और अपने विलेज की टॉप ग्रेजुएट बन जाती है। लेकिन इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी वो विलेज में एक मैकेनिक वर्कशॉप खोलती है, जिससे कि ग्रैंडमा खुश तो नहीं थी, पर उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी। बाद में ग्रैंडमा इब्लिस से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है, लेकिन उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करके कायोंग के रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो मार्वल और डिज्नी यूनिवर्स के हीरोज को देखता है और अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाता है। तब कायोंग उसे कहती है कि वो अपने आप को उनसे कंपेयर ना करे, वरना उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। ये सुनकर इब्लिस सेड के साथ एक साइबर कैफे में जाता है और उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट डालने में हेल्प करता है कि भला वो इतना पावरफुल जीनी है और उनसे कंपेयर करने के लिए उसे किसकी परमिशन चाहिए होगी। पर वहां पर भी कमेंट्स में लोग इब्लिस का मजाक उड़ा रहे थे, जिस वजह से वो गुस्से में सेट पर चिल्ला देता है और पूरे स्टोर की बिजली चली जाती है। अगले दिन अब कायोंग गाड़ी लेकर अपने काम पर जा रही होती है। तभी कुछ विलेजर्स उसे देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही साइको लड़की है ना। लड़की पूछती है कि क्या ये उस टाइप की लड़की है जो किसी को मार भी सकती है। तब ग्रैंडमा शांत रहकर उसे बोलती है कि हो सकता है, लेकिन हमने इसे बहुत ही मेहनत से पाला है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती है और किसी को भी हर्ट नहीं करती। इब्लिस भी ये सब कुछ सुनकर हंसता है और कहता है कि पूरे गांव ने इस लड़की को पाला है। तब ग्रैंडमा उसे बताती है कि बचपन में तो ये ऐसी लड़की थी जो कि किसी को मार भी सकती थी, और जैसे ही वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट उठाती थी या फिर किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, तब गांव वाले उससे वो चीज ले लेते थे और उसकी एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में डाल देते थे। हम लोगों ने इसे गुस्सा निकालने दिया और इंश्योर किया कि वो किसी को चोट ना पहुंचाए, और क्योंकि सभी लोग उसे एक फैमिली समझते थे। अब रात को जब कायोंग घर जा रही होती है, तब इब्लिस रास्ते में उसे रोक देता है। फिर उनके सामने एक ट्रैक्टर आता है, जिसे देखकर इब्लिस इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसे भी एक ट्रैक्टर चाहिए। असल में वो ट्रैक्टर विलेज चीफ का था, जो कि कायोंग और इब्लिस को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उसे भी पता चला था कि इब्लिस कायोंग के साथ दुबई से आया है। इब्लिस भी अब कायोंग के इशारा करने पर उसे हेलो बोलता है और उसके पास जाकर उसकी नोज से अपनी नोज टच कर देता है, जिससे कि विलेज चीफ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए इब्लिस को उनके सामने इनविजिबल होना पड़ता है, जो देखकर चीफ इरिटेट हो जाता है और इब्लिस को ढूंढने लगता है कि आखिर वो एकदम से कहाँ चला गया। इसके बाद हम विलेज स्टोर में मिस कांग नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसे स्टोर मैनेजर डांट रही थी क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे मेन स्टोर में आ गई थी और वहां पर आने से उसे मना किया गया था, क्योंकि मेन फ्लोर पर सिर्फ प्रिटी वर्कर्स ही काम करती थी।
ताकि उनके स्टोर में ज्यादा लोग आए। तभी कायोंग और इब्लिस भी वहां पर शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। इब्लिस तो वहां पर इतने सारे सामान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जगह जगह एक्सप्लोर करने लगता है। पर कायोंग उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने चीफ पार्क के साथ कुछ ठीक नहीं किया था। वो उसे वार्न करती है कि गलती से भी इब्लिस इस तरह की हरकत मिंजी के साथ ना करे। तब इब्लिस उससे मिंजी के बारे में पूछता है और हम मिंजी को देखते हैं, जो कि कायोंग की दोस्त होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट थी। वो भी कायोंग की तरह एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन थी। मिंजी जब गोल्फ खेलने के लिए जाती है तो वहाँ के वॉशरूम में उसे मिस्टर रियो की असिस्टेंट मिलती है। असल में मिंजी मिस्टर रियो को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उनके विलेज एरिया को खत्म करने में लगा हुआ था और हर जगह पर बस पैसे कमाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा था। जिसके बाद हम इब्लिस को देखते हैं, जो कि सेठ के साथ एक स्टोर पर जाता है और पहली बार जब वो जूस कैन पीता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो साइड में ही कुछ बच्चों को वीडियो गेम खेलता हुआ भी देखता है, जो चीज़ उसे काफ़ी कूल लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वीडियो गेम भी एक लैम्प फाइट जैसा है। इसीलिए वो भी अपने सारे कॉइन्स लगा देता है, लेकिन एक छोटे बच्चे से जीत नहीं पाता और जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो जल्दी से कायोंग के पास कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है और उसे ऑप्शन देता है कि या तो कायोंग उसे पैसे दे दे या फिर वो अपनी फर्स्ट विश मांगे। तब कायोंग उसे बोलती है कि वो मैजिक से भी तो जितने चाहे उतने पैसे बना सकता है। तब इब्लिस बताता है कि जेनी खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकता, उसने पहले भी ग्रैंड माँ से पैसे लिए थे। जो सुनकर कायोंग गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है क्योंकि वो ग्रैंड माँ को परेशान कर रहा था। अब वो पैसे मांगने के लिए कायोंग की गाड़ी के सामने भी आ जाता है, पर वो उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा देती है, जिस वजह से इब्लिस सेठ को ये सब बताता है। तो सेठ बताता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे कोई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए क्योंकि कायोंग जैसे साइकोपैथ से तो वो हेल्प नहीं ले सकता। तब इब्लिस पूछता है कि आखिर साइकोपैथ का मतलब क्या होता है। सेठ उसे वापस से अब साइबर स्टोर लेकर जाता है और उसे साइकोपैथ की डेफिनेशन बताता है, जो देखकर इब्लिस भी डर जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो ये चेक करेगा कि कायोंग लोगों की लाइफ की परवाह करती भी है या फिर नहीं। इसीलिए जब कायोंग अपनी वर्कशॉप में वर्कआउट कर रही थी तब वो वहां पर जाकर उसे लॉक कर देता है और आग लगा देता है। वो उसे बोलता है कि अब तो तुम्हें अपनी पहली विश मांगनी ही होगी क्योंकि ये जगह जल रही है, आग पूरे शहर तक पहुंच सकती है और सभी लोग मर सकते हैं, सिर्फ तुम ही इसको रोकने वाली हो। तब कायोंग उसे गुस्से में बोलती है कि आज सिर्फ तुम मरोगे। फिर वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है बिना टेंशन लिए और उसे पकड़कर बुरी तरीके से पीटने लग जाती है और बोलती है कि मैंने कहा था ना कि आग से मत खेलो, गलती तुम्हारी है। वो तब तक उसे मारती रहती है। इब्लिस जैसा जीनी भी कायोंग से डर रहा था, जहाँ पर सारे फायर फाइटर्स के आने से पहले ही वो आग भी बुझा देता है। और जब लोग देखते हैं कि कायोंग इब्लिस को इतनी बुरी तरीके से मार रही है तो वो लोग उसे रोकने के लिए आ जाते हैं क्योंकि इब्लिस के सर पर डेंट भी आ चुका था और उसका हाथ भी ट्विस्ट हो चुका था। फिर भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था और कहता है कि चिंता मत करो, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। जिसके बाद कायोंग अपना रूटीन पूरा करने के लिए मिंजू के साथ डिनर करने चली जाती है और ये चीज़ वो हर वेडनेसडे को करती थी। वो हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करती थी, जिसकी वजह से मिंजी और उसमें थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। पर मिंजी ही थी जो कि कायोंग जैसी साइकोपैथ को संभाल सकती थी और वो ऐसा करती भी है। कायोंग भी उसे बताती है कि मिंजी सिर्फ उसकी अकेली फ्रेंड है क्योंकि उसे भी हर वेडनेसडे को एक ही डिश खाना पसंद नहीं है, पर फिर भी वो हर वेडनेसडे को वहाँ पर आती है। तभी मिंजी पानी लेने के लिए जाती है तो वाटर कूलर से इब्लिस बाहर आता है। कायोंग उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पर उस पर नजर रख रहा था, जिसे सभी लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं क्योंकि इब्लिस किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो बाहर आकर इब्लिस को एक हेयर पिन खरीद कर देती है और कहती है कि जब भी वो इनविजिबल हो तो वो इस हेयर क्लिप को पहने ताकि वो ये चीज समझ पाए कि सिर्फ वही उसे देख रही है। इब्लिस बोलता है कि तुम ये चीज विश में क्यों नहीं मांग लेती। तो कायोंग बोलती है कि तुम विश पूरी करने के पीछे इतना डेस्परेट क्यों हो, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। वो कहता है कि बिल्कुल, तुमने मुझे 1000 साल के लिए बंद किया था। तब कायोंग पूछते हैं कि इसका क्या प्रूफ है। जीनी अब उसे बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हें अपने सामने डिसॉल्व होते हुए देखा था और मेरा असिस्टेंट भी मेरा पास देख चुका है और वैसे भी उसकी ग्रैंडमा का कहना था कि इस दुनिया में बहुत से काइंड लोग हैं, सिर्फ कायोंग ही एक ईविल है। तो उसके अकॉर्डिंग वो लड़की नहीं है जिसे इब्लिस ढूंढ रहा है। पर इब्लिस उसकी बात पर एग्री नहीं करता। कायोंग अब उसे टास्क देती है कि इस सड़क से जो भी पहले 5 लोग गुजरेंगे, जीनी उन सभी की 3 विश पूरी करेगा और अगर ज्यादा लोग करप्ट होंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ह्यूमैनिटी डूम्ड है। और अगर इब्लिस ने ऐसा कर दिया तो कायोंग उसी वक्त अपनी बाकी की 2 विशेस मांग लेगी। पर ये कायोंग की पहली विश थी कि पहले वो उसे ये प्रूव करे कि दुनिया में सभी लोग करप्ट होते हैं।
जिस चीज़ को इब्लिस हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सभी ह्यूमंस करप्ट होते हैं और वो काफ़ी खुश भी था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।